आदाब। 30 दिसंबर सुबह के 8:35 हुए हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। सामीन नाज़रीन, आज के इस अहम तरीन नशरियात में कुछ खास बात आपके साथ करने जा रहे हैं। मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करेंगे, सियासी पस मंज़र पर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वक्त होगा उस वक्त 9:40 का। और ये तरतीब रहेगी हमारी प्रोग्राम की। और टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो जल्दी से हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर आइएगा, जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई हैं। वहां पर आप हमें देख सकते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब लाइव नशरियात पर, वहां पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.news पर भी आप जरूर लॉगिन शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप खबरें पढ़ भी सकें, हालात को जान भी सकें और साथ साथ आप हमें फीडबैक भी कर सकें। यानी ये सारे राब्ते ऐसे हैं जहां पर आप और हम बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता ही सही राब्ते में रहते हैं। तो अपने इलाके का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मौजूदा हालात पर आपकी आरा क्या कुछ है वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और 9:40 पर हमारी फोन लाइंस के जरिए से अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने का काम जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात आज 30 तारीख, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता काउंटडाउन शुरू हो गया जी इस साल का, यानी इख्तिताम की ओर जा रहा है। और आज 30 तारीख माजी में क्या कुछ यादें लेकर आया है, एक नजर फटाफट से आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे की करेंगे। खास आज का दिन क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, और माजी में कुछ अहम वाकयात जो 30 दिसंबर को हुए हों। 1906 में आज ही के दिन ढाका बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। 1906 में तकरीबन 115 साल कबल, जब ढाका या बांग्लादेश नहीं बना था, ढाका में उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। 1966 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की। यौम तासीस आज पीपीपी का भी है। 1993 में आज ही के दिन इजराइल और वेटिकन के माबेन सिफारती ताल्लुकात खत्म हुए। इसी तरीके से 1953 में 30 दिसंबर को पहला रंगीन टेलीविजन सेट फरोख्त किया गया। आज के दिन जो रंगीन टेलीविजन है उसका पहला सेट 30 दिसंबर 1953 को फरोख्त किया गया था। साल था 1922, तारीख थी 30 दिसंबर। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का कयाम अमल में आज ही के दिन लाया गया और 1870 में स्पेन के वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया था। आज ही का दिन था 30 दिसंबर का। साल था 1979, तारीख थी 30 दिसंबर की। मगरबी अफ्रीकी मुल्क टोगो ने अपना आईन अपनाया। तकरीबन 7 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने यके बाद दिगर अलग होने का या आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद 1979 में उन्हीं ममालिक में से एक मगरबी अफ्रीका के अंदर आने वाला टोगो, जिसने आईन अपनाया। साल 2006 में आज ही के दिन मेडर बार अजय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी हुई थी, जिसमें नुकसान तो किसी तरह का नहीं हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरीके से टारगेट करना यह अपने आप में बड़ा वाकया था, बड़ा हादसा था। साल 2006 में 30 दिसंबर को हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम वाकयात थे। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। और इन ऑपरेशंस के दौरान शुमालो जुनूब से कार्रवाइयां जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से चल रही थी, जनूबी कश्मीर आते आते मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज के साथ झड़पों में अब तक 6 मिलिटेंट हलाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग वारदात में 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। और ये 2 जिले अनंतनाग और कुलगाम के अंदर पैदर पे 2 अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला इस वक्त सामने आ रही है। और इसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले पुलिस ने खुद अपने ट्विटर हैंडलर पर भी की है, जिस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए तफसीलात फराहम की है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां कल रात सबसे बड़ी खबर के तौर पर हमने इस बात को ब्रेक किया था कि बैक टू बैक 2 अलग अलग जी
एनकाउंटर्स हुए हैं और उन एनकाउंटर्स के अंदर मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी। और फिलहाल बड़ी खबर जब सामने आई वो कुलगाम से भी आई और मरहमा कुलगाम एनकाउंटर में मिलिटेंटों की हिलाकत की तस्दीक हुई। उसके साथ साथ कुल मिलाकर अब 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर इस वक्त जो है वो सामने आई है और तस्दीक पुलिस की तरफ से भी इस बारे में की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें, इससे पहले रात की तस्वीरें, चूंकि 7:30 बजे की सारी ये जो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आना सामने हुई थी। एक तो शाहबाद का इलाका जहां पर कुल मिलाकर 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात हैं और तस्दीक जो पुलिस की तरफ से अब की जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि ये हिज़्ब के मिलिटेंट हो सकते हैं और जो मकामी ज़राया है वो भी इसकी तस्दीक ज़रूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अब तफसीलात फराहम कर दी गई हैं उसमें जैश ए मोहम्मद नामी तंजीम से इन मिलिटेंटों का ताल्लुक है। 6 में से 4 की अभी तक शनाख्त हुई है और इनमें 2 पाकिस्तानी और 2 मकामी हैं, ये पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है। मिरहामा कुलगाम के अंदर भी जब ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था, शाहबाद के वेरीनाग इलाके में, उसी वक्त तकरीबन 1.5 घंटे बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो घेरा डाला था, मुहासरा किया था मिरहामा के इलाके में, यहां पर भी अचानक से गोली चलती है और इब्तदाई रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 1 मिलिटेंट मारे जाने की इतलात रात ही को मौसूल हुई थी। लेकिन इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके के अंदर चल रहा है। सुबह होते होते खत्म की जा रही हैं चीजें, लेकिन 3 मिलिटेंट उस एरिया में भी हलाक हुए। वहीं मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार उसी वक्त जख्मी हुआ जब ऑपरेशन शाहबाद के अनंतनाग इलाके में शुरू हुआ था और पुलिस एहलकार जो कि अस्पताल में जेर इलाज है, अनंतनाग से श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस बयान के मुताबिक और आईजीपी कश्मीर ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और इस कामयाबी के पीछे जहां सिक्योरिटी जवानों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बाद ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। 4 M4 राइफल बरामद कर दी गई है, कुछ और असला बारूद भी बरामद किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर अब इस वक्त भी सर्च जो है इस इलाके के अंदर जारी है। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, 2 अलग-अलग ऑपरेशन है। रात देर गए भी आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे जब ऑपरेशन शुरू किए गए थे और इब्तिदाई खबरें उस वक्त आ रही थी, लेकिन अब सुबह होते होते खुद आईजीपी कश्मीर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी जी पुलिस के हाथ लगी है, जिनमें 2 अलग-अलग इनकाउंटर्स के अंदर 6 लोगों के मारे जाने की, मिलिटेंट्स के मारे जाने की तस्दीक उनकी तरफ से की गई है। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या कुछ आपके पास? देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कुलगाम ऑपरेशन की बात करेंगे वो कल रात को ही इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उससे पहले की बात हम अनंतनाग के नौगाम इलाके की बात करेंगे। नौगाम इलाका जो कि हल्के इंतखाब डूरू में पड़ता है, काफी ज्यादा आबादी वाला इलाका था वो, जहां पर कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है, जिसके बाद वहां पर जबकि रात का वक्त था, क्योंकि आज जल्दी ठंड की वजह से जल्दी रात हो जाती है, समझ में नहीं आता क्योंकि ज्यादा ठंड भी थी उस इलाके में जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। जो ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई मिलिटेंटों की तरफ से, जिसमें सबसे पहले एक पुलिस एहलकार जख्मी हो जाता है और उसका ध्यान एनकाउंटर का ध्यान तो एनकाउंटर पर था, लेकिन पहले उस एहलकार को जख्मी हालात में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डूरू लाया गया, क्योंकि रात का वक्त था और पहले आबादी वाले इलाके से जहाँ पे ऑपरेशन था लोकल लोगों को बाहर निकालना, और उसी बीच एक खबर निकली कि कुलगाम में भी झड़प शुरू हुई जिसमें 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। उसके बाद एक बार फिर अगर अनंतनाग की बात करेंगे, क्योंकि रात देर गए ये खबर बाहर आई कि 3 मिलिटेंट जो है इसमें उसमें टॉप 2 मिलिटेंट शामिल है जो कि बताए जाते हैं कि फॉरेनर है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभी भी ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। अभी हालांकि गोलियों की आवाज किसी तरह से सुनाई नहीं दे रही है पिछले कई घंटों से, यानी कि अगर हम ये भी कहेंगे 6 बजे से या 5 बजे से अभी तक, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में इस्पात मौजूद है। अभी ऑपरेशन ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन वेरीनाग वाले इलाके में चल रहा है या कुलगाम वाले इलाके में भी चल रहा है, या कुलगाम का क्लोज हो गया, सिर्फ वेरीनाग पर इस वक्त फोकस किया हुआ है ऑपरेशन को लेकर?
देखिए इशफाक के अगर हम वेरीनाग की बात करेंगे, नौगांव वेरीनाग की बात करेंगे, उसी पे अभी फोकस किया जा रहा है क्योंकि वहां पे अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कुलगाम ऑपरेशन पे बात करें, कुलगाम ऑपरेशन कल रात को ही खत्म हुआ, कुछ ही मिनटों के अंदर वो वहां पर जो है दोनों तरफ से गोलियां चली। हालांकि उसके बाद रात भर यहाँ पे गोली की आवाज सुनाई दी गई है नौगाम में, लेकिन नौगाम का ऑपरेशन अगर ये भी कहेंगे हम कि ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी भी सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान अभी भी नौगाम फिदा जख्मी हुआ था जब इब्तदाई फायरिंग का मरहला था। तो कोई ताजा अपडेट पुलिस एहलकार की सेहत के हवाले से? देखिए आसिफ, सबसे पहले अगर हम कल शाम के प्रोग्राम की बात करेंगे अब तक की, उसमें हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि एक मिलिटेंट के हलाक होने की हमने कल शाम को ही खबर चलाई। हालांकि उसके बाद जो है खुद पुलिस की तरफ से उस पर तस्दीक की गई, हाँ उसमें अभी एक मिलिटेंट मारा गया, उसके बाद 4 तो मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 3। लेकिन अभी जख्मी जो पुलिस एहलकार है उसका इलाज जो है अभी श्रीनगर के बादामीबाग कंटोनमेंट में चल रहा है और अभी भी बताया जाता है कि अभी भी जो उसका इलाज है वो जारी है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोरू लाया गया, उसके बाद उनका इलाज जो है आगे का इलाज जो है श्रीनगर में अभी जारी है। अभी अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, हालांकि कल शाम से इंटरनेट को बंद नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जब 2 यहाँ पे झड़पें हुई थी, उसके बाद कुछ इलाकों में जहाँ पे ये झड़प होती थी वहां पे इंटरनेट को बंद किया गया। लेकिन आज की झड़प की अगर हम बात करेंगे, आज के झड़प पे इंटरनेट को बंद नहीं किया गया। और अभी मैं बता दूं आपको फिर से कि सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए 2 अलग अलग एनकाउंटर्स और दोनों एनकाउंटर्स की तफसील खुद आईजीपी कश्मीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है और अभी सर्च ऑपरेशन एक इलाके के अंदर जारी है। कुल मिलाकर इशफाक देखें तो साउथ कश्मीर के अंदर पिछले 1 हफ्ते के दौरान ये 5वां ऑपरेशन है। 2 बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा गया, ये जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी हुआ और हमने देखा कि पुलवामा के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, पुलिस भी उसमें टारगेट हुई, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। लेकिन उसके अलावा पहले 3 ऑपरेशंस लगातार 3 दिन चले थे और 2 उसके बाद बैक टू बैक हमले होते हैं पुलिस की टीम पर, सीआरपीएफ को टारगेट किया जाता है। वो खत्म होने के बाद ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील होते हैं। यानी 1 हफ्ते में ये पिछले जो 5-6 दिन गुजरे हैं, 5 ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर और 1 दर्जन के करीब मिलिटेंटों की हलाकत इनमें हुई है, जिनमें 6 सिर्फ रात के 3 घंटों में अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए। चलिए जी, बढ़ते हैं जी अपनी एक और खबर की और खबर जरा आपको बताते हैं। हैदरपोरा तसादुम आ रहा है एनकाउंटर को लेकर, जहां पर एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमने आपको बताई और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल पूरे दिन रहा है उस पर हमने तबादले ख्याल तो किया ही था। लेकिन शाम होते होते इस तहकीकाती टीम के हवाले से एक और बयान भी सामने आया है और एसआईटी की तरफ से जो बात सामने रखी गई है, तहकीकाती अमल अभी भी जारी है। पुलिस का एक बयान सामने आया है और स्पेशल तफ्तीशी टीम एसआईटी की एतबारियत पर शुबा जाहिर करने से एहतियात किया जाए, ये एसआईटी की तरफ से कहा गया है। सियासी पार्टियों की तरफ से कयास आराइयों पर मबनी बयानात, इश्तियाल अंगेजी, अफवाहबाजी और डर और खौफ का माहौल पैदा करने का मौजब बन रहा है। एसआईटी की तरफ से यह बात बताई गई है। तीसरी बात, रिपोर्ट को फर्जी मनगढ़ंत करार देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात एसआईटी की है। और चौथी बात जो एसआईटी की है वो यही है कि अभी पूरा मामला जो है जनाब इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर है। अब ये बयान क्यों आया, बड़ा दिलचस्प बात है। ये बयान उस पस मंजर में आया है जब अहले खाना ने इस रिपोर्ट को कहा कि जनाब उन्हें ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का एक के बाद एक बयान आया और जब एसआईटी ने शाम को बयान दिया तो उसके बाद एक बार फिर हंगामा देखने को मिला सोशल मीडिया, अवामी राब्ता साइट पर। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब अगर अभी तहकीकाती अमल जारी ही था तो क्या वजह थी कि पुलिस ने हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शक व शुबहात को जन्म दिया। और सवाल पूछना कोई जुर्म नहीं है, इसे जुर्म के दायरे में कब से शुरू कर दिया। उसके फौरन बाद पीएचडी की तरफ से बयान जारी किया मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने और तारेगामी ने अपने बयान और पीएचडी का बयान भी सामने रखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलाया जाता है।
दोस्त, दबाव और जिस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, इससे क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लग रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें तो पहले ही पता था कि कैसा माहौल बनेगा और क्या कुछ पिटारे से बाहर आ सकता है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि रिपोर्ट को फर्जी मनगढ़ंत करार देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यानी सीधे सीधे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया है कि वो बयानात देने से गुरेज करे और यह भी कहा गया कि अवामी राब्ता साइट्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या चैनल्स की तरफ से जो रिपोर्ट किए गए हैं उन रिपोर्टों को भी दोबारा से खंगाला जा रहा है और कानूनी चाराजोई और कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो एक के बाद एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होगा आपको कि एसआईटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी, किस तरीके से वहां पर कैजुअल्टियां हुई हैं, मिलिटेंटों ने किन किन को मारा, और एक के बारे में ये क्लियर कर दिया गया था जो रामबन इलाके से जिनका ताल्लुक है कि वो मिलिटेंटों के मददगार की हैसियत से काम कर रहे थे और काफ़ी इन क्लोज कोऑर्डिनेशन वो वहां पर थे। तो जब ये पूरी बातें सामने आई तो जम्मू के रामबन इलाके से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आवाज सुनने को मिली, क्योंकि सीधी सी बात है, वालदैन को जुर्रत का अवार्ड मिला था, उन्होंने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए थे, हिजरत की जिंदगी बसर करते हुए कहते हैं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि उनका बच्चा जी मिलिटेंसी में जाए। लगातार वो इस बात को कह रहे हैं। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी बात है, लेकिन इस बीच एसआईटी ने रात देर गए जो बयान जारी किया, उस बयान के आने के बाद दिलचस्प हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है अवामी राब्ता साइट्स पर, क्योंकि शुरुआत उमर अब्दुल्ला की तरफ से हुई, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, तारिक आमिर की तरफ से ट्वीट आया और उसके फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी एसआईटी के सरबराह के दिए गए बयान को इंतहाई अफसोसनाक बयान करार दिया और कहा कि ये सीधे सीधे धमकी है और धमकियों से आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। एसआईटी चेयरमैन का बयान आना ही था कि वो कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, इसके लिए राह हमवार की जा रही है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर, ये के बाद दीगर ट्वीट्स किए गए, आपके सामने हमने रखे। अब बढ़ते हैं आगे। बात जब ऑपरेशंस की हो रही है तो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन सिर्फ कश्मीर वादी के अंदर नहीं चले, जम्मू सूबा भी इस बार सरे फहरिस्त रहा। जहां पर झज्जर, कोटली, कठुआ और रामबन के एरिया पिछले साल सुर्खियों में रहे थे, तो इस बार राजौरी और पुंछ में यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पीर पंचाल का खित्ता ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन इस बार जम्मू प्रोविंस में देखे गए हैं। और साल 2021 इस तरीके से गुजरा है, इस कैलेंडर ईयर में 13 अलग अलग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे, निचले इलाकों में या फिर जो दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं उन सबके बीच में ऐसे वाकयात रुनमा हुए हैं। उनकी कुल तादाद 13 है जो अब तक गन फाइट्स हुई हैं, जो एनकाउंटर राजौरी और पुंछ में हुई हैं। आदादो शुमार ये बताते हैं कि दोनों जगह लाइन ऑफ कंट्रोल में सिक्योरिटी फोर्सेज हो या पुलिस हो, दीगर एजेंसियां इस वक्त जो काम कर रही हो, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को हालांकि बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जहां पर जो फॉरवर्ड एरियाज हैं, जिन एरियाज में दरअंदाजी की कोशिश की गई, अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान सबसे बड़ा नुकसान जो अगर सिक्योरिटी फोर्सेज को उठाना पड़ा तो वो आपको याद होगा कि भिम्बर गली के उस करीबी एरिया में जिसे भाटा दूरिया का जंगल बताया जाता है, वहां पर ऑपरेशन तकरीबन 33 दिनों तक चला और पता बाद में ये भी चला कि मिलिटेंट इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करके इलाके से फरार होने में कामयाब रहे। इस तरह की इतलात सामने आई। लेकिन रवां बरस खित्ते में जब 13 झड़पें हुई हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज के 9 एहलकार, जिनमें फौजी जवान ज्यादा थे, जो भाटा दूरिया जंगल में अक्टूबर के महीने में अपनी जान गंवा बैठे थे ऑपरेशन में। चामर फॉरेस्ट के अंदर ये वो जंगली इलाका था जहां पर ऑपरेशन तकरीबन 34-35 दिनों तक चला था। इन 13 ऑपरेशंस में 2 मकामी मिलिटेंटों को, माफ कीजिएगा, 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को मारा गया फोर्सेज की जानिब से। और ये पोशाना के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था मुगल रोड के बहुत करीब, एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है बताया जाता है कि इनकी मदद करने में, वहां तक पहुंचाने में इनके साथ रहा, उसको गिरफ्तार किया गया। यानी 13 ऑपरेशंस में 2 हलाकतें हुई फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में, 1 बालाई वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया। साल 2021 में राजौरी और पुंछ के अंदर 6 ऐसे वाकयात रुनमा हुए जहां पर दरअंदाजी की कोशिशें हुई, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम बनाया गया। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान जनूबी कश्मीर में जहां पर हमने देखा था कि ऑपरेशन चल रहे थे, तो शुमाली हिस्सों में सितंबर अक्टूबर में दरअंदाजी के अलग अलग वाकयात के दौरान मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा फौज ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुश्तरका हुई थी बारामूला के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है राजौरी और पुंछ, यहां पर भी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चले और इन कार्रवाइयों के दौरान जो खुफिया इदारे हैं वो ये मानते हैं कि यहां पर अचानक से मिलिटेंसी के वाकयात में इजाफा देखा गया और कहीं पर
दरअंदाजी की कोशिश हुई, उसको नाकाम बनाते हुए ऑपरेशंस में वो तब्दील हुआ, या फिर शाहदरा, मुगल रोड और राजौरी के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑपरेशंस, जो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे, वो एनकाउंटर में तब्दील हुए। 13 ऑपरेशंस हुए, 9 फोर्सेज के एहलकार जिनकी जान गई। ये भाटादूरिया में अक्टूबर के महीने में जो ऑपरेशन हुआ उसमें जवाबी कार्रवाइयों में 2 मिलिटेंट हलाक हुए, 1 OGW गिरफ्तार हुआ। ये सारी सूरत हाल जम्मू प्रोविंस की रही है और पीर पंचाल का खित्ता इस बार सरफहरिस्त रहा है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो एनकाउंटर्स की डिटेल्स थी और स्पेशली पुंछ रजौरी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जी हदबंदी कमीशन की। 31 तारीख आपको याद होगी, रंजना प्रकाश देसाई ने जब एसोसिएट मेंबर्स के साथ मुलाकात की थी और इब्तिदाई रिपोर्ट उन्हें दी थी, तो कहा गया था कि जनाब एतराजात 31 दिसंबर तक जमा कराएं ताकि उसके बाद कमीशन दोबारा अरसे 9 बैठकर इस तमाम मामला को देखे और हतमी रिपोर्ट अवाम के सामने रखे। खबर अब सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एतराजात और तजवीजें दोनों तरफ से रखी गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी तजवीजें हदबंदी कमीशन के सामने रख सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ने फाइनलाइज किए जी सजेशंस भी और एतराजात भी, यानी कमीशन के सामने दोनों तरफ की बातें आएंगी, क्योंकि 31 दिसंबर यानी कल का दिन लास्ट दिन होगा एतराजात जमा करने के हवाले से डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। और खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट ने सलाह मशवरे के बाद जब सरबराही फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने की थी, तो उसमें यह फैसला लिया गया था कि आज तहरीरन उन्हें इस बात से आगाह किया जाएगा कि कमीशन की कारकर्दगी पर कहां पर सवाल है और कमीशन जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है कितना खतरनाक इससे माहौल बन सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहां पर तकनीकी और आईनी खराबियां यहां पर देखने को मिल रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चंद तजवीजें जो है वो कमीशन के सामने रखने की बात हो रही है। और जब ये मामला सारा चल रहा है तो अब हदबंदी कमीशन की जब रिपोर्ट सामने आएंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होगा, तो क्या होगा जी, 90 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाब होगा और इन 90 सीटों के अंदर 24 सीटें ऐसी भी हैं जिनको रिजर्व रखा गया था पहले, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। 83 to 90 कर दी गई हैं सीटें जहां पर चुनाव होना है। और लास्ट हदबंदी कब हुई थी इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, 94-95 यानी 96 के चुनाव से पहले सन 1994 और 95 के दौरान लास्ट हदबंदी हुई थी जब प्रेसिडेंट रूल था। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो रूल कर रहे थे क्योंकि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस वक्त 76 से सीटें बढ़ाकर 87 कर दी गई थी और जम्मू रीजन की उस वक्त सीटें बढ़ी थी कितनी, 32 सीटें पहली थी 37 हो गई, 32 to 37 वो मूव हो गया था और कश्मीर जो था 42 थी और वहां से 42 to 46 सीटों तक जंप किया था लास्ट हदबंदी ने 94-95 में। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने इस पूरे मामले को फ्रीज कर दिया था और कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब मरकज के अंदर है और जब नेशनल हुक्म पर हदबंदी होगी तो उस वक्त ही दोबारा हदबंदी की जाएगी। बहरहाल बीच में यह हदबंदी क्यों करनी पड़ी, रियासत का खुसूसी इख्तियार छीना गया, रियासत 2 हिस्सों में बटी, 2 यूनियन टेरिटरियां, लद्दाख अलग से बनी, जम्मू कश्मीर अलग से बनी। लद्दाख के लिए किसी तरीके का भी कोई असेंबली नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए असेंबली का क़याम है और असेंबली इंतखाबात के अंदर इस हदबंदी को लाजमी माना जा रहा है। कुछ सियासी पंडितों का मानना कि ये लाजमी है और कुछ सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये इसके बिना भी हो सकता था, नहीं ज़रूरत थी। बहरहाल अपनी अपनी बात है, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम है। पार्टियां आज अपना तहरीरी जवाब जो है वो कमीशन के सामने रखेंगी। उसके बाद माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक कमीशन जो है वो इस पूरे मामले को देखेगा। उसके बाद एक और मीटिंग तलब की जा सकती है सभी मेंबरों के साथ, जहां पर एक और बार सलाह मशवरे के साथ रिपोर्ट सामने रखने की बात रखी जा रही है। इस तरीके की बात कमीशन की तरफ से जराया जो है हमें बता रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर आज का दिन और कल का दिन इंतहाई अहम है। सबकी नजरें कमीशन पर रहेंगी, कौन पार्टी किस तरीके के एतराजात और क्या कुछ तजवीज़ें सामने रखेंगी। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से करते हैं। इस साल यात्रा का शेड्यूल चूंकि जारी किया जाएगा और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं और कई बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान भी है। अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है, यानी जो आप 1.5 से 2 महीने का पीरियड आप देखते थे, जुलाई और अगस्त में जो शेड्यूल जारी किया जाता था उस तारीख को बढ़ाया जा सकता है और मजीद इसमें वक्त में इजाफा किया जा सकता है।
दूसरा, यात्रियों को बेहतर सहूलियात मिले। जम्मू से लेकर वादी कश्मीर तक यात्री जब पहुंचे तो उनके क़याम के लिए जो रिहायशी बनाई जाने हैं, जो सेंटर्स बनाए जाएंगे, उसके लिए तैयारियां पहले से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल की मीटिंग में भी इस पर तबादला ख्याल किया है। दूसरी बात कि वादी कश्मीर के अंदर जो यात्री अब तक सिर्फ गुफा के दर्शन के लिए जाते थे, उस शेड्यूल को अगर तरतीब दिया गया, 1.5 से 2 महीने के वक्त को बढ़ाया जाएगा, तो यात्रियों के कयाम के लिए जहां पर तैयारियां ज्यादा हो रही हैं, तो वहीं पर मजहबी मकामात की इस फहरिस्त को और भी लंबा किया जा सकता है। यानी कुछ और मकामात इसमें ऐड करके वहां पर भी तय शेड्यूल के मुताबिक वो जा सकेंगे। इस तरह के बताया जा रहा है कि इस तरह का प्लान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तैयार किया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कल एलजी को कि केबल कार प्रोजेक्ट जो है उसका जो अगला मरहला है वो भी इस वक्त जारी है, और बहुत जल्द इसकी जो हतमी डेडलाइन रखी गई थी सरकार की तरफ से, उस पर मुकम्मल करने के मुतालिक एलजी इंतजामिया को आगाह कर दिया जाएगा मुतल्लिकीन की जानिब से। और कल जिन मेंबरों ने शिरकत की है, स्वामी गिरी जी, उनकी तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन की गई है, और पंडित भजन सोपोरी साहब, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, डीसी रैना, प्रोफेसर अमिताभ बिलावरी और त्रिपाटा दमन, डॉक्टर सुंदरेश कुमार और दीगर मेंबरों ने जो है वो इसमें कल इस मीटिंग में हिस्सा लिया गया है। और इसके अंदर ही 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रामबन में यात्री भवन, यात्री निवास बनने जा रहा है, उस पर भी तबादले ख्याल किया गया कि किस तरीके से जी इस काम को एक्सपेडाइट किया जाए और तेज़ किया जाए। वहीं पर लगभग 3 साल के वक्फे के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3 साल लगातार यात्रा जो है वो नहीं हो पाई है। 3 साल के या वक्फे के बाद यात्रा को चलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट कि 3rd वेव ना हो, क्योंकि पहले ही माहिरीन का मानना है कि महाराष्ट्र के अंदर तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है और मुल्क के अंदर ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस लगातार पिछले 2 हफ्तों के दौरान बढ़ रहे हैं। ये सारे मामला भी कहीं ना कहीं ज़ेर गौर है, और अगर सब ठीक ठाक रहा तो उसके बाद ज़रूर यात्रा की मुद्दत जो है वो बढ़ सकती है और यात्रियों के लिए मज़ीद सहूलियात का इंतज़ाम किया जाएगा। जनाब, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जी रुक रहे हैं, क्योंकि 9:05 का वक्त हो रहा है। 2-3 मिनट का ब्रेक रहेगा। ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने एक फैसला लिया था। फैसला ये था कि शहीदों के नाम पर स्कूल और कॉलेजेस रखे जाएंगे, शहराओं का नाम तब्दील किया जाएगा। एक पहल थी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, उस पहल का हुआ क्या और आज ये पूरी पहल सवालों के निशाने पर क्यों है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।